कैपिटल स्ट्रक्चर FM C/2। ये टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर? क्वेश्चन नंबर 15 पे आना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंपल है, वो बात करता है कितना पैसा किस में लगा हुआ है, वो सारी कहानी बताता है ज्यूम बेस पे टैक्स को कंसीडर करते हुए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 पे आना, क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोइंग डाटा रिलेट टू टू कंपनी बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ रिस्क, एक ही क्लास की रिस्क से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कंपनी एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों कंपनी सेम क्लास ऑफ रिस्क है दोनों कंपनी के अंदर। हमें कह रहा है एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम 18 लाख ए में और बी में कितना है 18 लाख। 12% डेट ए में कितना है 54 लाख। इक्विटी की कैपिटलाइजेशन रेट बी की दे रखी है 18%, ए की नहीं दे रखी। बी की कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 18% इक्विटी की, ए की नहीं है। रिक्वायर्ड है डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी की कैपिटलाइजेशन रेट बताओ एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाओ। दोनों कंपनी की क्या होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वो होता था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला, के डी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, के ई इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू, या फिर पीबीआईटी अपॉन वी करते थे। आ जाता था क्यों? वो बताना है टोटल मार्केट वैल्यू यानी वी बतानी है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ई बतानी है, जो कि ए की गायब है। कह रहा है एमएम अप्रोच एज्यूम करो कोई टैक्स नहीं लगाती, लेकिन इसी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज निकालो दोनों कंपनी की, ये जूम करके कि भाई मोदी गिलानी कह रहा है कि 40% अब टैक्स भी, क्योंकि कुछ सालों बाद उन्होंने कहना शुरू किया यस कि देयर इज टैक्स। पहले ये मान रहे थे कि कोई टैक्स नहीं लगता, सेम क्लास रिस्क से बिलोंग करने वाली कंपनी है। चलो तो आप यहाँ पे ये देखो कि एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर टैक्स नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, बी की तो निकल सकती है क्योंकि बी के अंदर अपने पास क्या है के ही है, डेट है ही नहीं। अब एक बात बताओ, बी लिमिटेड में कर्जे हैं क्या? बी लिमिटेड में कर्जे हैं क्या? बी लिमिटेड में डेट है, जीरो है ही नहीं। तो आप देखो इक्विटी है, इसमें इक्विटी है पर उसकी वैल्यू लगानी है। आप देखो इस कंपनी में पीबीआईटी कितने रुपए का है? बी कंपनी में 18 लाख और के ई कितनी है 18%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकाल लो आप। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे कैसे आता है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के ई, ऐसे आता है ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के ई, इसी तरह से निकलता है। तो आप देखो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना है यहां पे 18%, और जो ये प्रॉफिट है 18 लाख रुपए का, क्या इसमें से किसी को टैक्स देना है? पहले देखो डिबेंचर है, कोई डिबेंचर को इंटरेस्ट देना है? नहीं है डिबेंचर कोई भी, यहां पे कोई भी डिबेंचर नहीं दिख रहे। तो डिबेंचर को इंटरेस्ट नहीं देना अगर, तो ये सारा प्रॉफिट किनको मिलने वाला है? ये सारा प्रॉफिट इक्विटी को जाने वाला है, ये हम समझ सकते हैं। हेलो, चलो इक्विटी को जाने वाला है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा यहां? वैल्यू ऑफ इक्विटी एस, ये 18 का 18, ना तो डिबेंचर है ना कोई टैक्स है। 18 लाख को किससे डिवाइड कर लो? के ई 18 से, कितना आ गया 1 करोड़ रुपए वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई कि नहीं आई? वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 करोड़, डेट हमारे जीरो है, तो वैल्यू ऑफ फर्म वी क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म वी एस प्लस बी, तो एस है ही नहीं, ये 1 करोड़ है, ये जीरो है, तो 1 करोड़ ही आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म 1 करोड़ आ गया कि नहीं आया? जब डेट है ही नहीं तो के ई के ओ बराबर ही तो होंगे, डेट कर्जे है ही नहीं। तो आप यहां पे के ओ निकाल लो, अगर के ओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म क्या है? बी लिमिटेड। अनलीवर्ड फर्म बी लिमिटेड का के ओ निकाल लो तो कितना आ गया भाई? आप देखो के डी इंटू डेट अपॉन में वैल्यू है ही नहीं, तो के ई कितना है 18%, इक्विटी कितना 1 करोड़, टोटल वैल्यू भी 1 करोड़, तो 18% ही आने वाला है। और क्या
जब डेट तो है ही नहीं, के ओ के ही क्या आ गया, बराबरी आ गया, कोई डेट तो अगर यहाँ है ही नहीं, अनलीवर्ड फॉर्म में 18% आ गया। अब ए लिमिटेड की बात करें तो ए लिमिटेड में अपा वैसे ये फॉर्मूला लगाते थे ना, अनलीवर्ड फॉर्म से लीवर्ड फॉर्म की मोदी एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच क्या कहती है, टैक्स इफेक्ट से फर्क पड़ता है। लीवर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आएगा, दोनों एक सी कंपनी है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स होता है, पर इस क्वेश्चन में टैक्स तो है ही नहीं पहले वाले में, तो अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। ये तो आना ही नहीं कुछ, क्यों, क्योंकि टैक्स इफेक्ट तो है ही नहीं। तो 1 करोड़ ही वैल्यू ऑफ फर्म किसकी मान लो, वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड है क्या ये, लीवर्ड। टैक्स बेनिफिट तो नहीं होने वाला डेट का, टैक्स डेट रखोगे भी, डेट है कितने बोलना, टैक्स 54 लाख, उस पर टैक्स की परसेंटेज तो कोई है ही नहीं, 0 ही आ जाएगा। तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या लेके चल लो, वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ ए लिमिटेड क्या लेके चल लो, 1 करोड़। मजबूरी आपको जी, वो क्यों नहीं कर रहे, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट निकाल करो, कहाँ से करूँ, इक्विटी है ही नहीं, कई है कहाँ, कैसे करूँ बोलो, मुझे इसकी भी कई दे दे लिमिटेड की, फिर तो मैं सीधा कर लूँ, कैसे कर लूँ, अगर इक्विटी की भी कई दे दे तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉफिट लेके उसमें से कर्जों का ब्याज कम कर दूंगा, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कई वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, डेट जोड़ दूंगा वैल्यू फॉर, पर मजबूरी है, कई है कहाँ, कई तो पूछ रहा आपसे, कई कहाँ है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, सिमिलर क्लास की कंपनी है, अकॉर्डिंग टू, मैंने क्या अजम्पशन लगाई, अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच क्या कहती है, टैक्स इफेक्ट अगर ना ले तो टैक्स, इफ देयर इज नो टैक्स, देयर इज नो टैक्स, अगर टैक्स नहीं तो एमएम अप्रोच एनओआई अप्रोच का ही पार्ट है, एनओआई अप्रोच से रिलेटेड है, क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे होने से वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क नहीं पड़ता। बता रहे ना मोदी के लिए नहीं मिला कि भाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म वी, एंड क्यों वी मेन वी लिखो, वैल्यू फर्म ड्यू टू चेंज इन डेट एंड इक्विटी। डेट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, डेट बढ़ेंगे इक्विटी गिरेगी, कहता टोटल वैल्यू तो वही रहेगी। ये मोदी गिलानी मिलर या एनओआई अप्रोच कह रही थी ना, ऐसा होगा एनओआई अप्रोच और या मोदी गिलानी मिलर, तो वही कर लिया, वही जम्पशन को यूज कर लिया हमने। क्या मान लिया हमने, वैल्यू ऑफ फर्म क्या मान ली, सेम मान ली, एक की निकल गई अनलिवर्ड की, लिवर्ड की सेम मान ली। मजबूरी समझो ना आप, क्योंकि कई कहाँ है, कई है नहीं, मैं सीधा तरीके से कर नहीं सकता, पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कई वैल्यू ऑफ इक्विटी कहाँ से करूँ, ए लिमिटेड की कई नहीं है, कई तो पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये मोदी गिलानी मिलर है, अगर टैक्स नहीं लगता तो इसने कहा था कि दोनों में क्या है, पुराने वो अनलीवर्ड लीवर्ड फर्म में वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, सेम। ये वाली थ्योरी लगा दी, आप नोट में दे देना, मोदी गिलानी मिलर के अकॉर्डिंग कोई टैक्स इफेक्ट नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फर्म दोनों में क्या होती है, सेम, लीवरेज से फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब अगर वैल्यू ऑफ फर्म 1 करोड़ रुपए की ले लूंगा वैल्यू ऑफ फर्म, तो आप देखो इसमें डेट कितने हैं, इसका मतलब इसमें डेट कितने के हैं, कितने के हैं, 54 लाख। तो मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कितना आ गया, 46 लाख आ गया। ये बोरिंग है और ये कितना है, 46 लाख आ गया। वैल्यू ऑफ डेट 54 लाख, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, 46 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आया करता है बोलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आता है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कई से आता है। इसमें ए लिमिटेड में प्रॉफिट फॉर इक्विटी बनाओ ना, पीबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं बोलो, कितने हैं बोलो, 18 लाख। इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट कितने रुपए का बोलो, 54 लाख पे कितने परसेंट है, 54 लाख पे 12% है, कितना
6,48,000 करना 11,52,000 11,52,000। ठीक, इसमें कोई टैक्स तो है ही नहीं। ये प्रॉफिट किन के लिए आ गया? प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ गया ना ये 11,52,000। ठीक है, 11,52,000 अगर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी एस अपना 46 लाख रुपए का है, 46 लाख, यहां से 46 लाख, कई पता नहीं हमें, प्रॉफिट फॉर इक्विटी 11,52,000 है, तो कई निकालना कितना आ जाएगा? 11,52,000 बटा में 46 लाख कितना आ गया? कई बोलो 0.2504 इंटू 100 कर दो तो 25.04% आ गया। किसी को भी डाउट? बस एक छोटी सी बात अगर ध्यान में रहेगी तो गया। एक्चुअल में इक्विटी कैपिटलाइजेशन मतलब कई पूछ रहा था, एक की तो दे रखी थी, बी की एक ही नहीं पता थी, पर दोनों फर्म में रिस्क में क्या है? बराबर। फर्क क्या है? एक में कर्जे, एक में कर्जे नहीं। और मोदी मिगलानी मिलर का क्वेश्चन है टैक्स इफेक्ट है नहीं। कुछ सालों बाद तो उसने कहना शुरू किया फर्क होता है, जब टैक्स पॉइंट आया। अभी तो कह रहा है वो सेम होता है, एनओआई अप्रोच यही है। मोदी गिलानी मिलर कहता है सेम है, तो इस ऐसा करो फिर बी का तो सोल्व करो ना। बी के अंदर डेट नहीं है, इक्विटी इक्विटी है, प्रॉफिट 18 लाख प्रॉफिट फॉर इक्विटी आएंगे सारे के सारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अपने पास डेट है ही नहीं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी है 18 लाख, प्रॉफिट फॉर इक्विटी 18 लाख एज देयर इज नो डेट, कोई डेट नहीं है। तो आप 18 लाख को 18% से डिवाइड करो, कितने रुपए बन गए हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। कौन सी फर्म का? बी का। डेट है ही नहीं, तो ये दोनों फर्म एक सी है, सिर्फ डेट का फर्क है ना। और ये कहता है जी जब डेट बढ़ते हैं, एनओआई अप्रोच कह भी रही थी, मोदी गिलानी मिलर उसी को बताता है, टैक्स है नहीं। जब डेट बढ़ते हैं तो क्या गिरती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरती है, उससे कई बढ़ती है, डेट बढ़ने से कई बढ़ती है, बाकी वैल्यू ऑफ फर्म वही रहती है। ये मोदी गिलानी मिलर कह रहा था भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे लाने से वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बदलती, सिर्फ बदलते हैं तो आपस में क्या? बोरिंग प्लस इक्विटी। तो मैंने वही वैल्यू ऑफ फर्म ले ली जो उसमें थी 1 करोड़, जिसमें से डेट मुझे, क्योंकि मैं इसको सीधा कर नहीं सकता था, कई दे देता फिर पूछता क्या? कई तो पूछ रहा क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट में देख लो। तो मैंने कर्जे होने से भी वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बदली, सेम ले ली 1 करोड़ ए लिमिटेड में। डेट 54 क्या है? तो 46 का क्या आ गया? इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी 46 लाख, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अगर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी 46 है तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय कई, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ये कितना? 46, प्रॉफिट फॉर इक्विटी 11,52, कई कितना आ गया यहाँ से? 0.25 यानी 25%। देखो उसमें कई 18 था, कर्जे आने से एक सी फर्म में वैल्यू फर्म सेम ले रहे हैं, तो भी कर्जे ज़्यादा होने से उसमें 18% है अपना जो के यहाँ पे बढ़ के क्या हो गया? 25। क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया। समझ आ गई बात? किसी को डाउट इसमें? उसमें दोबारा टेबल बना रहे सोल्यूशन की कि अगर इसमें आप क्यों निकाल लें इक्विटी डेट कितने कितने, देखो इसमें बना के देख लो केओ कैसे बने। इसमें तो 18 ही बनेगा केओ, क्योंकि इसमें डेट है नहीं। इसमें बना लो ए लिमिटेड में केओ, ए लिमिटेड में केओ बनाओगे, क्या फॉर्मूला होता है? केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, के इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। बना लो कह रहे हैं। कितना है केडी अपना? कर्जों पे ब्याज कितने परसेंट था? 12%। कर्जे कितने हैं? 54 लाख अपॉन में 1 करोड़। इक्विटी कितना आ गया? 25.04%। इंटू इक्विटी कितने हैं? 46 लाख आउट ऑफ 1 करोड़। कितना आ गया? केओ कह लो या WACC, कितना आ गया? कह रहा था ना, कहता उसमें भी 18 इसमें भी 18। यही तो मोदी गिलानी मिलर मानता है कि भैया टैक्स इफेक्ट बाद में देखेंगे, टैक्स इफेक्ट नहीं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की थ्योरी को फॉलो करता है, कहता है लगभग सेम रहता है। थोड़ा इधर उधर भागदौड़ कर लो आर्बिट्रेज प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा उसमें भी फायदा नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन इस थ्योरी को लेके उन्होंने सॉल्व कर दिया। दूसरी थ्योरी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही अब बी में मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज वो सब निकाल लो, पर साथ में क्या माइंड में रखो? 40% टैक्स। 40% टैक्स तो माइंड में रख लूंगा, लेकिन पहले वैल्यू मैं किसकी निकाल पाऊंगा? यहाँ भी अनलीवर्ड की, क्योंकि उसका डाटा नहीं है, तो अनलीवर्ड फर्म की। अब ये क्वेश्चन का बी पार्ट है, देखो बी पार्ट, क्वेश्चन का बी पार्ट, MM अप्रोच में टैक्स इफेक्ट ले रहा है, टैक्स इफेक्ट।
इसमें जो PBIT आएगा 18 लाख, उसमें से क्या कम हो जाएगा बोलो? टैक्स कितने परसेंट? 40% करना 7-20। अब टैक्स है तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना बचेगा? 10,80,000। अब अगर इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लोगे तो ये 10,80,000 रुपये डिवाइडेड बाय 18% कितना? 60 लाख। और डेट है नहीं तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ गई? ये 60 लाख है और ये 0, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? 60 लाख। 60 लाख रुपए में केओ निकालना है तो आप निकाल सकते हो, वही के कितनी है? 18%, और ये 60 लाख बटा में 60 लाख कितना आएगा? 18% ही आएगा। इधर आ जाओ, इसमें स्पेशल तरीका है एक, सेम की अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं। लीवर्ड फॉर्म में क्या चलता है वो मेथड आपको पता है। टैक्स इफेक्ट का क्या रूल बताया था मैंने, क्वेश्चन भी किए थे अपन ने। यस, अब मजबूरी वाली बात नहीं है, सेम वाली। क्या कहता है? लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म MM अप्रोच विद टैक्स इफेक्ट। जब उन्होंने टैक्स को मायने में रखा तो ये थ्योरी दे दी उन्होंने, डेट इनटू टैक्स। ये फायदा होगा, कर्जों का फायदा होगा टैक्स की बचत की वजह से। तो आप वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकाल देंगे? वैल्यू ऑफ फर्म बी लिमिटेड के लिए आप कितना निकाल देंगे? करो, अनलिवर्ड की वैल्यू कितनी? 60 लाख। डेट कितने अब इसमें? 54 लाख। 54 लाख का 40% कर दो, कितना आ गया? 21, और 60 और 21 60 81,60,000 वैल्यू ऑफ फर्म आ गया या नहीं? बोलो, वैल्यू ऑफ फर्म 81,60,000 इसमें आ जाएगा। अब 81,60,000 वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, और यहाँ पे आप देखो कि वैल्यू ऑफ फर्म अगर 81,60 है तो इसमें से डेट कितने हैं और इक्विटी कितने हैं? आप अलग कर लो, डेट कितने इसमें? वैसे डेट 54 लाख गिवन है, बोरिंग। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया? वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना? 60,000, 27,60 आ गया। कहीं निकालना है तो आप बताना PBIT कितने हैं इसमें? 18 लाख। उसमें से क्या कम कर दो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या डेट कितने का है? 54 लाख। कितने परसेंट करना? 54 लाख का 12% कितना आ जाएगा? 648। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 11,52,000। 11,52 में से कम कर दो टैक्स, 40% टैक्स कितना? 4,60,800। प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना बच गया? प्रॉफिट फॉर इक्विटी ये बच गया 6,91,200। और अपनी केई कितनी है वो पता नहीं। तो आप बताओ मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई, और केई आपसे पूछ रहा है तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना आ गया? 6,91,200। केई आपसे पूछ रहा है, पता नहीं। वैल्यू ऑफ फर्म अपन कैसे बना लिया? अनलीवर्ड की वैल्यू में डेट इनटू टैक्स जोड़ के वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आ गई जो उससे ज़्यादा है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म में ये मेरे को गिवन है डेट, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई थी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 27 लाख। ये 27,60,000 यहाँ से आ गई 27,60,000। कर लो, ये कितना आ जाएगा? कई बोलो, 6,91,200 अपॉन में 27,60,000 कितना आ गया? कई बोलो, ये आ गया 0.2504 यानी कि 25.04 आ गया कई। उसके बाद आप केओ निकालना चाहते हैं, इसमें तो केओ 18 ही आएगा क्योंकि इसमें तो और कुछ है ही नहीं। पर इसमें कर लो, ए लिमिटेड में केओ निकालना हो तो फॉर्मूला आपको पता है, KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। ये आप इसमें पुट कर दो। KD कितना है? KD टैक्स इफेक्ट के बाद बताना कितना KD लेके चलोगे। यहाँ टैक्स इफेक्ट है, यहाँ पे KD 12% में टैक्स की सेविंग है, पहले टैक्स नहीं था। अब यहाँ पे KD क्या लिया गया? 12 में 6% कम करके KD क्या लिया गया? 12 में 12 का 40% टैक्स बच जाता है, तो कितना लिया गया? 7.2। जब आप KD सोल्व करते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करते थे? फॉर्मूला
इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करते थे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड, तो वही थ्योरी लगाओ। कितना 7.2%। डेट कितने अपने, डेट 54 लाख बटा में कितना है ये 81,60,000। के कितनी आ गई, के आई 25.04%, 27,60,000 अपॉन में 81,60,000। करो सोल्व, इधर से के कितना आ जाएगा, करो 0.323 या 13.23%, खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है ये क्वेश्चन बिल्कुल ही। ये क्या बता रहा है, दो फर्म है और मोदी गिलानी मिलर को ले रहा है। एक बार कह रहा है मोदी गिलानी मिलर में टैक्स इफेक्ट है और एक में कह रहा है टैक्स इफेक्ट नहीं है। टैक्स इफेक्ट नहीं है तो चक्कर ये पड़ गया कि कई दूसरे में दिया ही नहीं, एक में कई दे दिया। अब तक क्वेश्चन थे कई दे देता था, मिनट लगता था, वैल्यू फर्म निकाल देते थे। अब बी लिमिटेड में कई था, उसकी वैल्यू फर्म तो 1 मिनट में आ गई, अनलीवर्ड की। लीवर्ड में पंगा पड़ गया। तो जब टैक्स इफेक्ट नहीं है और मोदी गिलानी मिलर है तो वो कह रहा है जी दोनों फर्मों में वैल्यू क्या आती है, सेम। तो वही थ्योरी लगाई, अगर अनलीवर्ड में 1 करोड़ है तो लीवर्ड फर्म में भी कितनी वैल्यू ले ली, 1 करोड़। 1 करोड़ रख के अपन ने उसके डिफरेंस से क्या कर लिया, वो कितनी है वैल्यू ऑफ फर्म 1 करोड़, उसमें डेट कितने हैं 54, तो 40 लाख क्या आ गई वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसको लेके अपन ने के निकाल ली। पर दूसरे क्वेश्चन में क्योंकि कर्जे हैं, कर्जे में क्या बिना कर्जे वाली की वैल्यू निकालते हैं, पहले टैक्स को माइंड में रख के क्वेश्चन भी किया था। फिर कर्जे वाली में क्या करो, बिना कर्जे वाली की वैल्यू में डेट इनटू टैक्स करके थोड़ी वैल्यू और जोड़ दो, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू फर्म में कर्जे 54 है तो बैलेंसिंग फिगर ये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर 27.60 आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर 27.60। अगर ये 27.60 है वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मैं के ही निकालने जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है के ही। तो कैसे निकलेगा, करना बोलो, सही है कैलकुलेशन। ये पेज नंबर 29 पे कर रखी है। वो टैक्स इफेक्ट का फर्क है और केडी भी अपन ने बदल दिया है यहाँ पे। अब उस वाले में आ जाएगा जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, टैक्स टूक्स का इफेक्ट नहीं है, उसमें आ जाएगा। तो ही मैंने वो के हटा दिया था वहाँ से, क्योंकि वो एक रफ कैलकुलेशन है। WACC बिल्कुल सही कैलकुलेशन, जहाँ पे टैक्स का इशू नहीं है, टैक्स इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे सेम होएगा। तो इसलिए अपन यही लगाना है क्या, KD इंटू डेट अपॉन में वैल्यू, क्योंकि KD अपन ने यहाँ पे वो नहीं रखा, टैक्स इफेक्ट आ गया ना यहाँ, उस वजह से। तो यहाँ पे ये बदल दिया अपन ने। देखो ये PBIT 18 डिबेंचर का इंटरेस्ट ले लिया अपन ने 54 लाख का 12%, 46 PBT ले लिया, टैक्स 40% कम कर दिया, प्रॉफिट फॉर इक्विटी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपन में के वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन ने बैलेंसिंग यहाँ से निकाल दिया तो के आ गया। के आने के बाद ये फॉर्मूला लगाया वेटेड एवरेज का, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या किया, KD को बिफोर ले लिया, मतलब वो जो दे रखा है वो बिफोर है 12, लेकिन टैक्स इफेक्ट लेके KD आफ्टर टैक्स बना के उससे कर दिया गया क्वेश्चन। उसमें तो चक्कर ही नहीं है ना कोई, उसमें टैक्स का कहीं चक्कर नहीं है, जो टैक्स वाला रूल ही नहीं है जिसके अंदर, तो वहाँ सेम आ रहा है। वहाँ पे तो 18 लाख बटा में 1 करोड़ करोगे तो क्या आएगा, 18% ही आएगा। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, KD इंटू डेट अपॉन में वैल्यू, के इंटू इक्विटी अपॉन में वैल्यू, तब भी 18 आएगा। लेकिन यहाँ पे टैक्स इफेक्ट आ जाता है, उस वजह से फ़र्क आ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त भी उस यहाँ पे भी टैक्स का इफेक्ट आ गया है और यहाँ भी आ गया है KD के अंदर, जिस वजह से थोड़ा वेरी कर जाता है। तो इसलिए वही लगाना चाहिए, KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, ठीक है। वो NI अप्रोच में लगाते हैं वो, उसमें क्योंकि वहाँ पे देर इज़ नो टैक्स। एंड नेट इनकम अप्रोच थी ना, वहाँ टैक्स तो होता नहीं था, वहाँ पे ऐसे ही कर रहे थे हम, क्योंकि देर इज़ नो टैक्स। NOI में भी देर इज़ नो टैक्स, तो सही चल रहा था वो। लेकिन जब टैक्स आ गया तो ये कहानी थोड़ी बदल गई। ये वाली चीज़ भी आर्बिट्रेरी बेस पे निकलती है, एक अलग ही थीम है। अपा इसको जस्टिफाई नहीं मैं कर सकता, 81-60 को बना के नहीं दिखा सकता। ये शॉर्टकट है, मोदी गिलानी ने ऐसे ही बताया और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्या अनलीवर्ड की निकाल के लीवर्ड की क्या कर लो, डेट इनटू टैक्स जोड़ दो, इतनी वैल्यू बढ़ गई मान लो, लगभग इसके आसपास ही होगा, एग्जैक्ट नहीं तो ये एक थ्योरी है, ऐसी ही लगेगी ये थ्योरी,
ठीक है, इसमें कई दिया भी नहीं हुआ, सीधा कर नहीं सकते, करना भी नहीं है, मोदी गिलानी मिलर ने करना ही है। अनलिवर्ड की निकाल के उसमें डेट इनटू टैक्स जोड़ना है, ऐसे निकालनी है वैल्यू आपको जी, प्रॉफिट लेके सीधा निकाल लूँ ना, ये ऐसे निकाल दी गई। ये आपकी आईसीआई की बुक में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 जो भी किया मैंने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है ये जो भी किया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, प्रैक्टिकल आईसीआई में 7 है, अपने नोट्स के अंदर 14 है, आईसीआई का 7 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखना क्या कहता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7 आईसीआई का अंदर 7 है, अपना 14 है, नोट्स में पेज नंबर 27 पे ये, यानी ये मोदी गिलानी की अलग ही ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग कहता है ये भाई इस तरह से थ्योरी फॉलो करो, इस तरह से वैल्यू निकालो। जबकि हम तो सीधा इंफॉर्मेशन दे, हम तो उससे वैल्यू निकालते हैं, पर इंफॉर्मेशन ना दे तो क्या करें, मोदी गिलानी मिलर की अप्रोच ही लगाने को कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना, वैसे अपने नोट्स का 14 पेज नंबर 27 पे क्या कह रहा है, कह रहा है 1/3 ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, कौन है, संगमनी लिमिटेड, संगमनी लिमिटेड नाम की एक फर्म है, उसकी मार्केट वैल्यू का 1/3 लोन है। ध्यान देना, लोन कितने हैं, जितना वैल्यू है पूरी फर्म की 1/3 कर्जे, इससे मतलब निकलता है 2/3 इक्विटी है, क्योंकि अपा तो प्रेफरेंस लेते ही नहीं, अपा तो डेट इक्विटी का इफेक्ट आपस में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं नहीं, जितने भी कंसेप्ट है वो प्रेफरेंस को साइलेंट करके ही चल पड़ता है, उसको स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है, 1/3 टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का लोन है, और विच हैज कॉस्ट 10%, लोन की कॉस्ट कितनी पड़ती है अपने को, 10% पड़ती है। अनदर एक कंपनी है 1/3 10%, एक और कंपनी है जो आइडेंटिकल है हर तरह से संगमनी लिमिटेड की, एक्सेप्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी। अच्छा, इस कंपनी में तो कर्जे हैं, कौन सी कंपनी हमारी, संगमनी, संगमनी में क्या है, कर्जे हैं, यानी ये संगमनी कंपनी, क्वेश्चन नंबर 14 नोट्स आईसीआई में 7 प्रैक्टिकल है, क्या कह रहा है, एक संगमनी कंपनी है, इसमें डेट कितने हैं, 1/3 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, इक्विटी कितना होगा इसमें, इसका मतलब इक्विटी 2/3 होगा वैल्यू ऑफ फर्म का, यही है ना, यानी ये तो कौन सी फर्म है, संगमनी लिमिटेड फर्म, एक अदर कंपनी है, नाम दे रखा है क्या, हमारे जैसी है, कह रहा है एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है, समसुई लिमिटेड, सैमसुई लिमिटेड, ये एक और कंपनी है हमारी तरह है, कहते हैं इसमें डेट जीरो, सारी क्या है, ऑल इक्विटी कंपनी है, सारा का सारा क्या, इनमें इक्विटी, इनमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने % है, इस कंपनी में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर। इफ इग्नोर टैक्सेशन, टैक्सेशन को, अब आगे बात, टैक्स को भूल जाओ, टैक्स रिलीफ ऑन कैपिटल, यानी टैक्स का बेनिफिट डेट कैपिटल पे भूल जाओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी संगमनी की निकाल लो। क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है, आप KE ऑफ संगमनी निकाल लो, संगमनी की KE कितनी आएगी, समझ गए, बड़ा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। ये ऑल, इस कंपनी में KE कितना है, 16%। एक बात बताओ, अभी करवाया मैंने क्वेश्चन, इस कंपनी में जब कोई कर्जे ही नहीं तो KE और KO बराबर होगा ना, इस कंपनी में लगाओगे जब KD इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, KE इंटू में इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू, KO होगा इस कंपनी का, सैमसुई कंपनी का, ठीक, तो KO क्या होगा, ये पोर्शन तो है ही नहीं, कर्जे है ही नहीं, KE कितना, KE होगा सारा 16% और 100% इक्विटी होंगे सारे, डेट है ही नहीं, तो 16% इसकी क्या आ गई, KE, KO 16 आ गए, इसका तो KO KE बराबर ही आएंगे क्योंकि कर्जे है ही नहीं। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर क्या है, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर, नो टैक्स,
नो टैक्स अप्रोच है, कोई टैक्स नहीं लगता, ये थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच टैक्स लगता नहीं, नो टैक्स इफेक्ट, कोई टैक्स का इफेक्ट नहीं। तो मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फॉर्म क्या होगी, सेम। कहता है ना मोदी गिलानी मिलर, क्यों क्या कहता है, सेम। के ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फॉर्म क्या कहता है, अनलीवर्ड फॉर्म, लीवर्ड फॉर्म का केओ भी क्या कहता है, सेम कहता है कि नहीं। कहता जी कर्जे बढ़ने से इक्विटी गिर जाती है, बराबर रहता है, कई बदलती है, बस कई बदलती है, ये कहता है ना मोदी गिलानी मिलर। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही थ्योरी लगाई, टैक्स नहीं था तो मैंने वैल्यू ऑफ फर्म इसकी निकाल के इसके बराबर रख दी, कर्जे काट के वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल दिया, उससे कई निकालना, वही अभी यहाँ कर रहा हूँ। केओ के बराबर है 16, और जो केओ सैमसुई का है वही केओ किसका होगा, सांगमनी का होगा। सो ये वाली थ्योरी लगाओ, सो सांगमनी लिमिटेड का केओ क्या होगा, 16% ही होगा, विच इज इक्वल टू केओ ऑफ कौन सी कंपनी, सैमसुई, उसके बराबर ही होगा, क्योंकि लीवर्ड अनलीवर्ड फॉर्म में बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो केओ का फॉर्मूला क्या होगा, 16 ही होगा। तो केओ का फॉर्मूला क्या है, केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, के इंटू में इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। ये केओ 16 उसके बराबर रख दिया, उसका केओ कितना है, अनलीवर्ड का 16, के ही केओ बराबर है, क्योंकि कर्जे तो है ही नहीं, 16% बटा में 100%। तो आप इसका भी केओ 16 होगा, क्योंकि फर्म और केओ बराबर होते हैं। यही कहते हैं ना मोदी गिलानी मिलर, टैक्स इफेक्ट है नहीं, फर्म की वैल्यू भी सेम है, पिछले में की। तो आप लगाओ केडी, केडी कितना है 10%, कितने हैं डेट 1/3, के कितना है पता नहीं, कितने हैं डेट, इक्विटी 2/3, सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 30, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये कर लोगे सोल्व, के करो कितना आएगा, आ गया ना। मतलब ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वो वही थ्योरी को परसेंटेज और लगा लो एंड में 19 के, तो ये वही क्वेश्चन है, उसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, मोदी गिलानी मिलर वाली पे। क्लियर, वही थ्योरी है मोदी गिलानी मिलर, दोनों क्वेश्चन एक से हैं, 14 और 15, बिना टैक्स वाली थ्योरी के। अगर टैक्स नहीं है, मोदी गिलानी कहता है वैल्यू ऑफ फर्म और केओ क्या होते हैं बराबर, लेकिन टैक्स आएगा तो अनलीवर्ड में वैल्यू अनलीवर्ड से लीवर्ड में ज्यादा होगी, डेट इनटू टैक्स वाला इफेक्ट आएगा। सही है, पीबीआईटी वगैरह कुछ नहीं है, रेशो है बस मेरे पास, और इसमें के ही है, के ही केओ के बराबर है, क्योंकि इसमें सारी इक्विटी कंपनी है, के इक्वल टू के हो गया, के इक्वल के ओ सोल्व करके देख लो, चाहे वही आएगा 16। और क्योंकि एक एमएम अप्रोच है, वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, सेम, क्योंकि एमएम अप्रोच कहते हैं सेम रहती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी और वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रखी 16। अब अगर इसमें केओ सेम है तो के डी इंटू डेट अपॉन वैल्यू 1/3 का 10%, के इक्विटी अपॉन में वैल्यू 2/3 करके के की वैल्यू 19% आ गई, यही हमारा आंसर है। बोलो कोई डाउट। 14 और 15 होमवर्क में मैंने आपको 13 कहा था, 12 13 कहे थे, पढ़े आप लोगों ने 12 में कोई डाउट या करवाऊं, 12 नहीं कहा था, देखना 12 पढ़ो। 12 कर कौन सा है, ब्लू लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। आप लिख लो आईसीआई का इलस्ट्रेशन 10 है, ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन 10 है। चलो देखते हैं, वही क्वेश्चंस में थोड़े क्वेश्चन और जोड़ दूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तो इंडिफरेंस कर्व वाला, इंडिफरेंस पॉइंट वाला है कि कितने ईबीआईटी पे अर्निंग पर शेयर विल रिमेन सेम, वो है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, नोट्स के पेज नंबर 25 पे है, ब्लू लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कहता है पढ़ो, ब्लू लिमिटेड एक
ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, ध्यान देना ये कंपनी क्या है, ऑल इक्विटी, इसमें डिबेंचर नहीं है, सारी इक्विटी है। इज कंसीडरिंग द रीपरचेज ऑफ 275 लाख इक्विटी शेयर। अब ये सोच रही है अपने इक्विटी शेयर वापस खरीद ले। वैसे कितने इक्विटी शेयर, कितने हैं, 275 लाख रुपी है, ये साथ में लिखा है रुपी, इक्विटी शेयर है। अच्छा, कहता है कि ये कंपनी सोच रही है 275 लाख के अपने इक्विटी शेयर वापस ले ले, एंड टू रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर ऑफ सेम अमाउंट। पता क्या है, एक ऑल इक्विटी कंपनी अब कहती है कर्जों पे काम करेंगे, खर्चा बचता है कर्जों पे, टैक्स की सेविंग होती है और है, वैल्यू ऑफ फर्म सुधरता है, कर्जे लेना कैपिटल स्ट्रक्चर में अच्छा रहता है। नई अप्रोच भी कह रही थी, लेकिन मोदी नहीं कहता, मोदी गिलानी मिलर सेम कहता है। ठीक है, चलो हाँ, टैक्स है तो वो फ़ायदा कहता है, ये चीज़ है। ब्लू कंपनी कह रही है कि सारी की सारी इक्विटी हो है, अब हम चाहते हैं 275 लाख के शेयर लेके बदले में क्या इशू कर दें, डिवेंचर 15% ब्याज वाले। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है, 1750 लाख है, विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। मार्केट वैल्यू पूरी कंपनी की इक्विटी की क्या है, 1750 लाख है, डिवेंचर तो है ही नहीं। ये वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 1750 लाख। कहता है जिसपे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी पड़ती है हमें, केई वगैरह 20% रिटर्न देते हैं हम, अपने लिए कॉस्ट है, लोगों के लिए रिटर्न है। कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर। आगे भी जो आज अर्निंग है वो आगे भी अर्निंग हमारी यही रहेगी, मतलब जो आज है वही आगे कंटिन्यू होगी हमारी अर्निंग। ठीक है, ये कह रहा है। चलो तो हमारी अर्निंग की बात कर रहा है, अर्निंग कितनी, 1750 लाख रुपए अपनी वैल्यू ऑफ फर्म में होगी या वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, जिस पे 20% हमारी रिटर्न आती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है। तो हमारी अर्निंग कितनी होगी बताना, 1750 लाख का 20%, 350। या मैं ये कह दूं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना होगा, 3.5 लाख हो, 3.5 लाख, 350 लाख डिवाइडेड बाय 20% करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी, 350 बटा में 20%, 1785 आएगी ना। चलो हम फिलहाल, क्योंकि डिवेंचर तो है नहीं, टैक्स भी नहीं दिख रहा है यहाँ, लेकिन चलो ये क्या कह रहा है, टैक्स इफेक्ट आगे बताएगा। कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अच्छा अब टैक्स भी है यहाँ नीचे दिख रहा है, बिफोर, ये तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाएगा ना। ध्यान से देखो अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय केई। अगर ये 1750 लाख है और प्रॉफिट फॉर इक्विटी निकालने हो तो निकाल लेंगे, केई कितना है 20, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी तो मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, टैक्स है अगर क्वेश्चन में, तो कितना आ गया ये 1750 का 20% कितने लाख आ गया, 3.5 लाख, 350 लाख। अगर टैक्स है, टैक्स कितने परसेंट है, तो आप मुझे बताओ पीबीआईटी कितनी होगी आपकी, क्योंकि पीबीआईटी में डिवेंचर तो है नहीं, टैक्स तो कटा होगा 40%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए होंगे 350। अब आप देख लो अगर ये 350 है तो टैक्स कितना लगा होगा, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो तो टैक्स 30 लगा, तो प्रॉफिट बचे कितने 70, तो 30 बटा 70 इंटू 350, टैक्स कितना लगा होगा 150, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने आए, ऐसे कर लो चाहे, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, टैक्स कटा 30, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितने बचे 70। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 बचे तो बिफोर टैक्स कितने होने चाहिए 500। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, पीबीआईटी कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट तो है नहीं, पीबीआईटी 500 लाख, देयर इज नो टैक्स, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज देयर, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, 500 लाख रुपए आ जाएगा। चलो आगे क्या कहता है, पढ़ते हैं आप, हमें क्या कह रहा है इसमें, कहता आगे भी ईबीआईटी हमारी यही रहने के चांस हैं। ऑल कंपनी ऑल्सो हैज़ अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटायर अर्निंग एज डिविडेंड। अच्छा, कंपनी की पॉलिसी है जो कमाते हैं सारे बांट देते हैं, रखने रुकने का कोई सिस्टम नहीं है, जो कमाया 100% डिविडेंड बांट दिया, कंपनी रखती नहीं है। एज्यूम करो टैक्स 30% है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। मोदी गिलानी मिलर को माइंड में रखते हुए आप हमें बताओ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आप इक्विटी चुका देंगे और हम क्या कर लेंगे, उसकी जगह डिवेंचर ले आएंगे।
तो हमें कह रहा है डिबेंचर आने से भी प्रॉफिट बदलेंगे नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़ लो। कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी पीबीआईटी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर ऑल्सो। आगे भी वही 500 लाख पीबीआईटी रहेगा, लेकिन एक में कर्जे होंगे, एक में कर्जे नहीं होंगे। कर्जे होने का इम्पैक्ट तो आएगा। तो देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी पे क्या फ़र्क होगा। वैसे मोदी गिलानी मिलर ने तो सीधा ही कहा है कि भाई टैक्स इफेक्ट का तो सीधा है। अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी है 1750 पेपर ने देखे। लिवर्ड का तो मोदी गिलानी तो सीधा ही कहता है क्या, डेट इनटू टैक्स। तो डेट कितने हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में 275 हो जाएंगे, तो 30% उसका वैल्यू कितना बढ़ेगा, 275 का 30% वैल्यू फर्म आ जाएगी। तो चेंज आप उससे निकाल सकते हो। चलो, वैसे मोदी गिलानी मिलर कहता है एमएम अप्रोच टैक्स इफेक्ट के साथ, विद टैक्स इफेक्ट पूछ रहा है ये। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म तो आज है ही है। आज कर्जे थे क्या प्रेजेंट में, नो डेट प्रेजेंटली। आज हमारी फॉर्म में कोई डेट नहीं था, तो हमारी वैल्यू क्या है, इक्विटी से ही आएगी सारी वैल्यू, डेट तो है ही नहीं। लेकिन जब आप कर्जे ले लेंगे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म बदल जाएगी, तो वैल्यू बढ़ेगी 1750 से। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे अपन, डेट इनटू टैक्स की परसेंटेज। तो आंसर बढ़ा दो थोड़ा टैक्स सेविंग की वजह से। 1750 लाख प्लस 275 लाख का 30% पोस्ट इफेक्ट डाल दो, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म ज़्यादा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1750 प्लस कितनी ज़्यादा आ जाएगी, 82.5, यानी वैल्यू 82.5 बढ़ जाएगी। कितनी आ जाएगी 82.5 बढ़ के 1832.5 लाख। मोदी गिलानी मिलर के अकॉर्डिंग मैंने अप्रोच लगाई। टैक्स इफेक्ट ऐसे ही काम करता है, उसमें अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकाल के, अनलीवर्ड की तो दे ही रखी थी 1750, डेट जोड़ दिया। वैसे अनलीवर्ड फॉर्म में डेट कितने हैं, है ही नहीं, लीवर्ड में डेट हैं। तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट हुआ कि इसकी वैल्यू इस तरह से इसने बढ़ा दी। चलो, कहता है प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है अब सेकंड। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी तो चलो लीवर्ड अनलीवर्ड की आ गई, वी है। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी मतलब पूरी कंपनी, वी वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहा है, इक्विटी की नहीं। ए फर्स्ट ऑप्शन की ब्रैकेट में वी लिख लो चाहे, ये पूरी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहा है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केडी चाहिए, केडी आफ्टर टैक्स, केडी इंटू डेट अपॉन में टोटल वैल्यू, के इंटू इक्विटी अपॉन में टोटल वैल्यू। यही करना ना मेरे को, के इंटू टोटल, इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1832 आ गई अगर कर्जों का इफेक्ट लेता हूँ, ठीक है। इक्विटी क्या हो जाएगी 1832, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, कर्जे बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, गिरेगी। यही पढ़ा अपन ने, कर्जे बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी गिरता है। तो कर्जे बढ़ने से पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, कर्जे बढ़े हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी, डाउन। तो वो बता रहा है 1832 में कर्जे कितने हैं, 275 के कर्जे हैं 1832 में। अगर डेट है, डेट कितने हैं 275 के ले लिया पाने, ये तो पार पे ही होते हैं। वैल्यू तो किसकी लगती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी एस कितनी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 1832.5 माइनस 275 लाख, ये कितनी ले लो, करना वैल्यू ऑफ इक्विटी 1557.5, यस 1557.5, ये 1557.5 इक्विटी और ये डेट है 275 लाख रुपए के। क्लियर। अब आप यहां के ही निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी लिख ली अपन ने, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अब अपनी फर्म लीवर्ड होगी, वी एस प्लस बी। आपकी ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1832.5, एस पता नहीं, बी कितना है 275। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी, वो नीचे लिख दी थी वैसे 1557.5 लाख। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के।
अब केई बदलेगी जब कैपिटल स्ट्रक्चर में कर्जे आ गए। जब कर्जे नहीं थे तो वहां केई 20% थी, अब कर्जे आने से केई क्या है, थोड़ी सी अप होने के चांस है। लेकिन अब कर्जे आने पे प्रॉफिट फॉर इक्विटी बताओ, वो कह रहा है वही रहेंगे जो पहले थे 500 लाख, पीबीआईटी सेम रहेगा एज बिफोर, ये पेपर में उसने कहा था। चलो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना दोगे बोलो आप, इंटरेस्ट ऑन डेट 275 लाख का 15% है क्या कर्जे, करो कितना आएगा 41.25 लाख। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 75, माइनस इसमें से क्या कम कर दो, टैक्स 30%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी कितना बच गया, ये करना 321.12 लाख। अब आप देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको पता है 1557.50 लाख, कई आपने निकालनी है। प्रॉफिट फॉर इक्विटी यहाँ से आ गया है कितने रुपए का 321.12 का, तो कई कितनी आ गई यहाँ से बोलो 0.2062, 20.62, कोई बहुत ज़्यादा आफत नहीं आई, वहाँ पे 20 था या 20.62 हो गया। चलो पर बढ़ी ना, बढ़ती है कर्जे बढ़ने से। अब आपको कई पता है कितने डेट कितने इक्विटी पता है, डेट कितने 1557.50 की इक्विटी है और 275 के डेट है, पर केडी कैसे लेनी चाहिए आफ्टर टैक्स इफेक्ट। क्या केडी कितनी 15 है, 15 का कितने परसेंट 30% टैक्स कंसीडर कर लो तो 4.5, 10.5% आपको क्या लेनी चाहिए केडी। केई कितनी अपनी ये आ गई अभी सॉल्व करके 20.62%, ठीक है। और आपको एस पता है, आपको एस कितनी है 1557.50 और डेट कितने आपके बोरिंग कह लो 275। अब आपका WACC का क्या फॉर्मूला लगाओ, केडी कितना 10.5, डेट कितने है 275, टोटल वैल्यू कितनी रुपए की है, टोटल वैल्यू है अपनी जोड़ के 1832.5। फिर बताओ के 20.62%, इक्विटी कितनी है 1557.5 बटा में 1832.5। अब आप KO या WACC निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, करना टैक्स इफेक्ट की वजह से ऐसे निकालना है, करना 10 या 11 जो भी आएगा, ठीक है इस तरह से। तो आपने ओवर केडी उस पे इफेक्ट डाल के अपन ने इस तरह से इसको कर दिया, तो अपनी क्या आ गई बोलो कोई डाउट। और वैसे पहले अपनी केई कितनी आ रही थी, पहले 20 क्वेश्चन में दे रखी थी केई 20%, और अब सोल्व किया क्योंकि कर्जे बढ़ गए, कर्जे बढ़ने से क्या हुआ केई अप होगी, केई अप होगी। मोदी गिलानी मिलर कहता है अनलिवर्ड की वैल्यू निकाल लो आप, अनलिवर्ड की वैल्यू कितनी है दे रखी है 1750, लीवर्ड की वैल्यू क्या आएगी 1750 प्लस डेट इनटू टैक्स, वो किया लीवर्ड की वैल्यू आ गई। लीवर्ड की जो वैल्यू आई है वो आई है 1832, जिसमें कर्जे 275 हैं, तो बैलेंसिंग क्या है वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी है कितने रुपए की 1557.50 की। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन में केई ढूंढना है, केई ढूंढ दिया, केई ढूंढा क्योंकि प्रॉफिट बनाए पहले, डेट वही उस पे प्रॉफिट सेम रहेंगे ये बोला था, समझ आ गया। तो डिफरेंट क्वेश्चन था ये भी। 13 आपने कर लिया, 10 11 अपन किए थे ना कल शायद, चलो 13 आपने कर लिया, 14 15 अपन कर लिए, 16 नंबर तो वही है EBIT निकालने को कह रहा है, कर लोगे ये तो कोई खास बात नहीं है। हाँ 16 पढ़ा था वैसे आप लोगों ने, वो तो देख लूँगा। 16 हो गया, 16 17 18 19 20 ये हो गए सारे एक सी है ना, ये तो पहले ही हो गए थे 23 17 से 23 वाले, तो 24 तक तो कौन सा 21 का वो फाइनेंशियल लीवरेज का पढ़ो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आप कॉस्ट कवर करने के लिए कितने प्रॉफिट कमाएं, कॉस्ट कवर हो जाए। जैसे डिवेंचर की कॉस्ट करनी है तो इतना प्रॉफिट आ जाए कि ब्याज कवर हो जाए, ये क्या है फाइनेंशियल ब्रेक इवन।
ओवरऑल ब्रेक इवन क्या है? वो असली वाला ब्रेक इवन के फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए उसके लिए प्रॉफिट, ओवरऑल ब्रेक इवन दोनों कवर हो जाएंगे। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है, देखना क्वेश्चन नंबर 21 ब्रेक इवन बना रहा है, ये शायद लीवरेज में आया हो पहले ऐसा टॉपिक, लीवरेज के चैप्टर में। देखो मान लो किसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ सेल जो है ₹1,00,000 की है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगती है 75%, कितने की? 75,000 रुपये की। पीबी वो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया 25,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपनी आ जाती है मान लो यहाँ पे 9,000 रुपये की, तो अपना पीबीआईटी कितना आ गया? 16। लेस इसमें से इंटरेस्ट कम कर देता हूँ, डिवेंचर है, डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें पड़ता है मान लो 6,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाता है? 10,000 ये आ जाता है। टैक्स कम करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस का डिविडेंड हो तो पंगा है, मान लो टैक्स अपने पास 30% लगते हैं 3,000, तो ये आ गया 7। हाँ अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी कम होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन में उसका भी ग्रोस बनाना पड़ेगा। अगर मैं इतना ही क्वेश्चन हो, मैं कहता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए? मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू कवर फाइनेंशियल कॉस्ट कितने रुपए इस क्वेश्चन? मान लो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो कितने रुपए की है? 6,000 बस। अगर 6,000 रुपये आ जाए ना आपको तो आपका ये खर्चा पूरा हो जाएगा। और अगर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन की बात करूं, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यानी मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू कवर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितने रुपए? 9,000। और ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? दोनों 15,000 आ जाए तो अपना प्रॉफिट तो अपना काम बंद है, वो खबर हो जाए। पर अगर सेल ढूंढनी है तो ये तो प्रॉफिट चाहिए, इतना कमाने के लिए सेल कितनी करनी पड़ेगी? तो सेल बता दो, सेल तो फालतू ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये 9,000 रुपये कमाना है तो सेल कितनी करनी पड़ेगी? फिर तो मिनिमम सेल 9,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हो इसके लिए, तो आप इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि आप देखो 25% पीवी है, क्योंकि 75% वेरिएबल लगती है, 25% कितनी सेल चाहिए होगी बोलो? 36,000 की सेल करोगे तो 9,000 रुपये निकाल पाओगे? कर लो, 36,000 का 75% 27, तो क्या बचेगा अपना? 9,000 ये कवर कर पाओगे। और फिर 6,000 भी निकालने हैं तो फिर वही बात, सेल थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, 6,000 निकालने हैं तो भाई 6 तो बचेंगे, इसको भी 25% पीवी से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 24। दोनों कवर करना है, ये मिनिमम सेल रिक्वायर्ड है, मिनिमम सेल रिक्वायर्ड। अगर दोनों खर्चे पूरे करने हैं, दोनों मिनिमम सेल रिक्वायर्ड टू कवर बोथ, तो आप देखो आपको 15,000 रुपये प्रॉफिट निकालना है, 9 और 6 बटा में पीवी कितना है? 25। कितनी सेल हो जाए? 60,000 रुपये की सेल हो जाए ना अगर आपकी, तो आपको दोनों कॉस्ट कवर हो जाएंगी। चेक करो कैसे, 60,000 की सेल, 25% 75% वेरिएबल, 15,000 बचेगा, 9 का फिक्स कट के 6 बचेगा, 6 का 6 क्या दे देंगे? ब्याज। हिसाब क्या हो जाएगा? बराबर। इतने प्रॉफिट चाहिए 9 और 6, लेकिन 9 और 6 कमाने के लिए सेल कितनी चाहिए? तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, पीवी लेके सेल बता दो। सिर्फ प्रॉफिट पूछे प्रॉफिट बता दो, सेल पूछे तो सेल तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। नेचुरल अगर इतना प्रॉफिट कमाना है 9 और 6 तो सेल ज़्यादा। अगर यहाँ वो भी हो अपना प्रेफरेंस लो, फिर तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स में से देते हैं। मान लो ये टैक्स का भी तो चक्कर है ना। मान लो ये यहाँ पे कितना भी मान लो 2100 मान लो, प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना बच रहा है? 49। अब आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या कवर करना है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन के लिए 6,000 नहीं कवर करना। अब 6,000 तो इंटरेस्ट हो गया,
2100 कवर करने के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए? 100 माइनस 30, क्योंकि ये कौन से प्रॉफिट में से दिया जाता है आप समझते हो? कौन से? आफ्टर टैक्स वाले में से। यानी कि आपको 6000 के साथ ये कितना चाहिए? ये 2100 बटा में 70% 3000। आपको 9000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। 9 ये और इसके लिए 9 ये, तो कितना चाहिए आपको? 18000। चेक कर लो चाहिए। इसके लिए आपको कितना चाहिए? 9000 बटा में 25, कितना आ गया? 36। इसके लिए भी 36। दोनों के लिए बात करें तो 18000 के हिसाब से कितने की सेल करनी पड़ेगी आपको? 72000। तो जाके जीरो पे आओगे, चेक कर लो। 72000 चेक कर लो। 72000 का 75% कम करना कितना बच जाएगा? 18। 18 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 9। 9000 में इंटरेस्ट गया 6, तो कितना बच गया? 3। 3 में टैक्स गया 30%, तो कितना बच गया? 2100। प्रेफरेंस को 2100 दे दो। ग्रोस इसलिए बनाया प्रेफरेंस को क्योंकि वो आफ्टर टैक्स में से दिया जाता है। समझ आई रही है बात? तो अगर सेल पूछे तो सेल बता दो, सिर्फ ब्रेक इवन के लिए प्रॉफिट अकेला बताना है तो वो भी गलत नहीं है, बता सकते हो। ठीक है, 23 24 वो पहले किए हुए हैं अपने। 25 बिल्कुल उसकी कॉपी है। ये देखो 28 जो आप अभी पूछ रहे हो उसकी कॉपी है, 28 नंबर। और ये 26 वाले क्वेश्चन किए हैं वो पी रेशो वाले किए नहीं थे? अगर डिवेंचर इस डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी इतने % से ज्यादा हो गया तो पी रेशो गिर के 10 से 8 रह जाएगा। किया था अपन ये क्वेश्चन, बताऊं नंबर? ये क्वेश्चन आईसीआई का है जो क्वेश्चन नंबर 26 है। और जो अपन ने पहले किया था इस तरह का क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 19। हमने किया था इसी तरह का पी रेशो वाला 19 हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, 19 नंबर कर चुके हैं, बिल्कुल इसकी कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 27 भी हो जाएगा। चलो 27 पढ़ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है 27, बिल्कुल छोटा। 28 अभी किया। 28 जो पूछ रहे हैं ना 21 नंबर क्वेश्चन वही है। 3 तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी 100%, डेट टू इक्विटी 50-50, प्रेफरेंस और इक्विटी हो 50-50। तो क्या होगा, आप अलग अलग लेके अर्निंग पर शेयर निकाल दो, ब्रेक इवन निकाल दो। वही ब्रेक इवन पूछ रहा है जो आपने अभी पूछा था 21 नंबर में। 28 नंबर वही क्वेश्चन है, उसकी कॉपी है 9 वही जो आप 21 नंबर की बात कर रहे हैं। रिवीजन है बस। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो। 27 अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 27 क्या कहता है? कंपनी के प्लान ए में इक्विटी 8 लाख है, प्रेफरेंस है ही नहीं, डिवेंचर 4 है, यानी कि 12 लाख रुपए टोटल बिजनेस में लगा है। 8 इक्विटी का और 4 लाख किसका? डिवेंचर का लगा है। प्लान बी में 8 लाख इक्विटी का लगा है, प्रेफरेंस का 4 लगा है, 12 इसमें लगा है। इंडिफरेंस पॉइंट 4,80,000 जा रहा है। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर दोनों में क्या रहेगा? सेम। और कहता है टैक्स 30% हो तो प्रेफरेंस का डिविडेंड ढूंढ दो। समझिए, अर्निंग पर शेयर प्लान ए इज इक्वल टू क्या? अर्निंग पर शेयर प्लान बी। अब प्लान ए प्लान बी में फॉर्मूला लगाओ। कैसे? अर्निंग पर शेयर का क्या लिखो इसमें? प्लान ए में पीबीआईटी, प्लान ए में डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 लाख का 12% डिवेंचर का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो आएगा उसमें से क्या कटेगा? डिवेंचर का इंटरेस्ट काट के टैक्स कितना कटेगा? 70% से मल्टीप्लाई कर दोगे, टैक्स लगेगा 30%। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं इसमें? 80,000 शेयर हैं, यही बात है ना। प्लान बी में रखो पीबीआईटी, डिवेंचर है क्या? इसका 70% करो टैक्स, यही है ना। डिवेंचर तो है नहीं, टैक्स 30% कम करो। जो आएगा उसमें से क्या कम होगा? प्रेफरेंस का डिविडेंड। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसमें भी क्या है? 80,000। सोल्व कर लो। लेट पीबीआईटी क्या है? लेट पीबीआईटी एक्स है। फिर तो बढ़िया है। फिर तो क्या सोचना है? 480 पे इंडिफरेंस पॉइंट है तो 480 गिवन है, पीबीआईटी गिवन है कितना? 480। क्योंकि दो चीजें नहीं निकाल सकता था। अगर ये प्रेफरेंस का शेयर डिविडेंड देता तो पीबीआईटी पूछता। अब इसने पीबीआईटी दे दिया तो प्रेफरेंस का डिविडेंड आ जाएगा। यहां रख दो 4,80,000
माइनस ये कितना आ गया 48,000, इसका 70% कर दो, ये 80,000 इधर जाके 80,000 बटा में 80,000 कट जाएगा, 80 80 एक हो जाएगा, इधर क्या आ गया 480 का 70% कर दो, माइनस प्रेफरेंस वैल्यू पुट कर दो, प्रेफरेंस का डिविडेंड आ जाएगा। करना 480 माइनस 48 का 70% करना, कर दिया ना 70%, ये तो कट के 1 ही आ गया, ये करो 480 का 70% दोबारा करो, 3,36,000 माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो आ गया बस प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना आ गया 336 माइनस 3,02,400, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना आ गया 33,600। किसी ने पूछा कितने परसेंट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने परसेंट है, तो आप कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में प्रेफरेंस कैपिटल इनटू में 100, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 33,600, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है 4 लाख, इनटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अपने से अक्सर ईबीआईटी पूछता था, इसने ईबीआईटी दे दी, प्रेफरेंस डिविडेंड पूछ लिया, वरना तो हमें सारा डिविडेंड सब दिया होता था, पीबीआईटी पूछता था इंडिफरेंस पॉइंट पे कितना आएगा, और यहाँ पे पीबीआईटी इसने क्या है हमें दे दिया था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पूछा। 21 और 28 एक से हैं, डेट है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस है, सभी में ईपीएस कितनी आएगी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब आपको पता है इंटरेस्ट कवर करने के लिए कितने प्रॉफिट या सेल चाहिए, और प्रेफरेंस का डिविडेंड कवर करने के लिए कितना चाहिए, इनडिफरेंस पॉइंट ढूंढना है। और याद है आपको जब 3 प्लान हो उनमें इनडिफरेंस पॉइंट ऐसे नहीं मिलता, 2 का कम्बिनेशन रखना पड़ता है, जैसे प्लान ए प्लान बी में ईबीआईटी निकाल लो, आ गया 16 हो गया तो आ जाएगा, करके देख लो अर्निंग पर शेयर सेम आ रहा है। फिर प्लान बी और सी में डाटा इक्वल रखो, ईबीआईटी निकाल लो, निकलती है तो 16 हो गया तो आंसर है, नहीं 16 हुआ कोई अजीब सा आ गया, आयोटा आ गया या कुछ ऐसे छोड़ दो। फिर प्लान ए और सी को इक्वल रखो, मतलब समझे, वो 3 करने पड़ेंगे आपको 2 करके, जैसे अपन 3 चीज़ें मैथमेटिक्स में ऐसे कोई प्रूव कर सकता है कि तीनों इकट्ठे, सोल्यूशन ही नहीं मैथ में कोई, तो आप क्या करते हो ए इक्वल टू बी सोल्व कर लो पहले, सोल्व, फिर b इक्वल टू सी सोल्व कर लो, फिर आपको सोल्व करना है a इक्वल टू सी। इनमें अगर ईबीआईटी ऐसा कोई सोल्व होके आ रहा है तो बस वो सॉल्यूशन है, कहना इस ईबीआईटी पे अर्निंग पर शेयर इन दोनों में क्या आएगा सेम, बस एक आधे में क्या आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा, सोल्व ही नहीं होगा कहने का मतलब मैथमेटिकली, तो कहना इट हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी इसमें ऐसा कोई कॉमन पीबीआईटी नहीं है जिससे अर्निंग पर शेयर दोनों ऑप्शन में क्या आ जाए सेम। सोल्व करके पता लगेगा, ये तीनों को आप बराबर रख रख के सोल्व करते रहो, जिसमें सोल्व हो गया आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला भी इंडिफरेंस पॉइंट का 29 नंबर, सारी कहानी वही, ऑल्टरनेटिव 1 2 3 वही कि कर्जा लेना है कैसे करें, कंपनी के पास आज प्रेजेंट में पोजीशन क्या है, शेयर है, अब सोच रहे हैं ऑप्शन क्या यूज करें, तो वो ऑप्शन सोच के देख रहा है 15 लाख रुपए अर्निंग कमाते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और पैसे की जरूरत है आपको एक्सपेंशन के लिए, तो वो सोचा जा रहा है कि और फाइनेंस कहां से करें। आज की डेट में कितने डिवेंचर आपके 36 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, जिसपे ब्याज कितना पड़ता है 10। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ रहा हूं योयो लिमिटेड का, 36 लाख का 10% क्या पड़ता है 360, ये तो प्रेजेंट है। 40 लाख रुपया और चाहिए एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए, कंपनी 3 ऑप्शन सोच रही है, या तो 12% पे कर्जे और ले ले 40 लाख के, या 11% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, या फिर 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से क्या बेच दे इक्विटी। 40 लाख को 16 से डिवाइड करना, कितने इक्विटी बेच दो 2.5 लाख इक्विटी बेच दो। वैसे फिलहाल कंपनी के पास कितनी इक्विटी है 8 लाख। ये तीनों प्लान में टैक्स की रेट 40% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंशन के बाद 15 लाख आएगी, तो अर्निंग पर शेयर निकाल दो। सिंपल सोल्यूशन में दिख रहा है 15 लाख। आज वाले कर्जे पे तो ब्याज हो गया 36 लाख का 10% 360। पहला ऑप्शन कर्जे ले लो 40 लाख के 12% पे, कितना ब्याज पड़ेगा 480। कितना प्रॉफिट आ गया काट पीट के 660, टैक्स काटा 40%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 396। शेयर तो 8 लाख ही है ना आज की डेट में, डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर क्या आ गया 0.495। दूसरा ऑप्शन अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे तो 15 लाख में प्रेजेंट वाले कर्जे का ब्याज तो 360 कम हो गया,
वेंचर तो और इशू किए नहीं, 1140 प्रॉफिट, टैक्स काटो 684, प्रेफरेंस का 40 लाख का 11%, 440 डिविडेंड काटो, तो प्रॉफिट आए 244, शेयर 8 लाख हैं और ज्यादा गिर गए 0.305, क्या आ गया अर्निंग पर शेयर। लास्ट ऑप्शन, अपा क्या करें, इक्विटी शेयर इश्यू कर दें 2.5 लाख, देखिए इससे क्या होता है 15 लाख माइनस प्रेजेंट डिबेंचर का इंटरेस्ट 360, 1140, टैक्स काटा 684, प्रेफरेंस है नहीं, 684 को कितने शेयर से डिवाइड करो, 8 पहले हैं, 2.5 के और शेयर 2.5 लाख शेयर 16 वाले इशू कर दिए 10.5, तो 0.651, तो अच्छा ऑप्शन कौन सा आ रहा है फिलहाल यहाँ पे, और शेयर इशू करने वाला ही अच्छा आ रहा है, तो जो आ रहा है बता देना, ठीक है ना, इस तरह से। और दो के अंदर कोई कॉम्बिनेशन में बराबर रखना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। प्रेजेंट ईबीआईटी लेवल, इक्विटी शेयर बढ़िया है, नीचे सॉल्यूशन में कह रहा है। बी क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहा है इसी का, एनालाइज करो विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कौन सा ऑल्टरनेटिव है, नेचुरल है हम तो कौन सा प्रेफर करेंगे, थर्ड वाला जिसमें अर्निंग पर शेयर क्या आ गई ज्यादा। आगे कहता है कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। अच्छा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव बताना कौन सा है, रैंकिंग दो, सबसे अच्छा कौन सा है, थर्ड, उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट, कर्जे वाला भी अच्छा हो, मतलब इतना ही आंसर आ जाए, कितना जैसे इसमें आया है उतना ही आंसर आ जाए तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो जाए ये भी। उसके लिए क्या बढ़ने की जरूरत है हमारी, अर्निंग। एक बात बताओ ये कब पॉसिबल है, ये वाला केस कह रहा है, नीचे पढ़ो, ईबीआईटी कितनी बढ़ाने की जरूरत है, क्या आंसर वही आए। अच्छा पहले वाले ऑप्शन में शेयर कितने हैं 8 लाख, 8 लाख आए शेयर, इनटू 0.651 करना, अर्निंग उतनी आए, 0.651 करना 8 लाख को इंटू 0.651 कितना, 5,20,800 रुपये क्या आए, अर्निंग आए। अर्निंग 5,20,800 लेने के लिए अपने को टैक्स भी तो देखना है, टैक्स 40% कटता है, तो जो आएगा उसको 60% से डिवाइड कर दो, 8,68,000 रुपये आ जाएगा। 8,68 कमाने के लिए आपको डिबेंचर वाला ऑप्शन भी देखना है, 4,80,000 और 3,60,000, लगभग 17 लाख कुछ पे चले जाओगे आप। इतने प्रॉफिट अपनी मतलब ईबीआईटी आए तो वही सेम रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पढ़ना नीचे क्या कहता है, कहता है सेकंड वाला भी बेस्ट ऑप्शन आए, कहता है कंप्यूट हाउ मच पीबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। पढ़ो, कहता है वैसे फिलहाल तो क्लियर कट कौन सा बेस्ट है, इक्विटी वाला और इक्विटी इशू करने वाला। ईबीआईटी वुड नीड टू इंक्रीज बाय, ईबीआईटी कितनी बढ़ाने की जरूरत है, 15 लाख से ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है अगर उतना ही अपना प्रॉफिट आए। वन वुड वॉन्ट टू कंफर्टेबली अबव द इंडिफरेंस पॉइंट बिफोर अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ डेट शुड बी मेड। ये ना इस फॉर्मूले से कर रहा है। आपको क्या चाहिए रिजल्ट, दोनों ऑप्शन के अंदर देखो, इस ऑप्शन में पीबीआईटी कितना है, इस ऑप्शन में पीबीआईटी कितना है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। देखो पीबीआईटी चाहिए मुझे, पीबीआईटी अपॉन में शेयर कितने, इसमें 8 लाख, वो 1000 में चल रहा है, 3 जीरो हटा के 8 लाख को कितना लिख रहा है 800, इधर 10.5 लाख को क्या लिख रहा है 1050। इसमें ब्याज कितना पड़ता है बोलना है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना पड़ता है 3,60,000, जबकि लेफ्ट वाले ऑप्शन फर्स्ट में इंटरेस्ट कितना पड़ता है 360, और कर्जे लोगे तो कितना 360 और 480 840, वो ना 3 जीरो कैंसिल करके 1000 में कर रखा है। पीबीआईटी माइनस 8,40,000 बटा में नंबर ऑफ शेयर कितने 8 लाख। इधर इस ऑप्शन लास्ट वाले में इक्विटी वाले में पीबीआईटी माइनस ब्याज है 3,60,000 बटा में 10.5 लाख शेयर। इसको सोल्व कर लिया तो इसने पीबीआईटी 23,76,000 बना दिया। वो 2376 है ना, 3 जीरो हटाई हुई है, 23,76,000 पीबीआईटी आए तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, वही आंसर दे सकता है। चेक करो एक बार, 23,76,000 ठीक है, माइनस करो कितने का ब्याज 8,40,000 का, 15,36,000 आ गया, माइनस टैक्स 40%, 9,21,600 आ गया ठीक। फिर डिवाइडेड बाय कितने शेयर 8 लाख, ज़्यादा आ रहा है। हाँ मेरे को भी ये लग रहा है ये ज़्यादा आ गया, इससे तो टैक्स इफेक्ट ही नहीं देखा इसने।
ये जो कह रहा है 23,76,000, देखना ये ICI का क्वेश्चन ही है, एक बार ICI में देखो, ICI की बुक में यो कंपनी का ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। कैसे? अच्छा, वो इस तरह ले रहा है, ओके। यानी वो ये नहीं कह रहा, ठीक है, उसने ये थ्योरी नहीं लगाई 17 लाख जो आ रहा है ना, 17,08,000, उसका मतलब तो यह है कि ये 0.6151 के बराबर आ जाएगा अगर इतनी हो, अगर इतनी PBIT हो पहले वाले केस में भी। वैसे लॉजिकल तो वही लग रहा था कि आप एक PBIT इतनी बताओ, कितनी PBIT आए कि ये भी अपने को ऑप्शन क्या दिखे, बेस्ट 0.651, तो 0.651 चाहिए, इंटू 8 लाख करें तो कितना आना चाहिए, 5 20 800, 60% से डिवाइड कर दो तो 8 68, 4 80 और 3 60 जोड़ दो, 17,08,000 रुपये PBIT आए, 17,08,000 रुपये PBIT आए, तो हमारा क्या रिजल्ट रहेगा, यही बराबर आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है अर्निंग का एक ऐसा लेवल PBIT बताओ दोनों में रिजल्ट क्या आ जाए, सेम। देखिए अगर दूसरे वाले में कितना आ जाए, 23 लाख कितना कह रहा है, 23,76 माइनस 360 माइनस 1.15, यानी अगर 23,76,000, यानी ये केस इसने पता क्या किया, बजाय फर्स्ट वाले की PBIT कितनी बढ़ाएं उसकी बजाय इसने ऐसे कर दिया क्वेश्चन, कितनी PBIT आए कि दोनों ऑप्शन, कौन सा, डेट वाला और इक्विटी वाला, दोनों में क्या रिजल्ट आए, अर्निंग पर शेयर सेम आ जाए, दोनों ही आंसर सेम दे दें, कितनी PBIT हो कि दोनों में आंसर सेम आ जाए। तो इसने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड के अंदर PBIT निकाल ली, इन डिफरेंस पॉइंट निकाल दिया, फॉर्मूला लगा दिया, PBIT निकाल दी, इन डिफरेंस पॉइंट बना दिया, पहले और थर्ड को बराबर रख के, और उससे क्या गया, ये PBIT 23,76,000, दोनों में 1 रुपये 15 पैसे अर्निंग आएगी। अब 0.651 देख रहे हैं, नहीं वो नहीं, 1.15 आ जाएगी दोनों में। यानी क्या ऐसा कोई PBIT है कि वो रख दें, ऐसा है। अगर जो अप्पा कर रहे हैं वो तो अप्पा पता क्या कर रहे हैं, 0.651 के बराबर ही आए पहले वाले में भी, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी बढ़े, 17,08,000 आ जाए, 15 लाख की जगह कितना बढ़ जाए, 2,08,000। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, आंसर सेम दे देंगे। लेकिन वो PBIT सेम नहीं होएगी, वो तो कितनी 17,08 आएगी, तो जाके 0.651, थर्ड वाले में 15 लाख पे 0.651। वो कह रहे नहीं, आप ऐसी PBIT बता दो जिसपे दोनों ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर क्या आ जाए, सेम, यानी PBIT क्या हो, सेम। जो अप्पा करेंगे उसमें PBIT सेम नहीं आएगी पर अर्निंग सेम आ जाएगी। सिर्फ इतनी कमाई करो, 17,08,000 कमाई करो तो इसमें भी वही आ जाएगी। तो वो कहता है जी ये ऐसे ना करके, अपने पॉसिबल नहीं है कि अपना अर्निंग को सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव के लिए बढ़ा सकें, इस ऑल्टरनेटिव के लिए बढ़ाएंगे अर्निंग तो लास्ट ऑप्शन की भी तो अर्निंग बढ़नी चाहिए। उसने क्या किया, दोनों का एक इन डिफरेंस पॉइंट बताया कि अगर इतनी PBIT होगी, फर्स्ट और थर्ड में इन डिफरेंस पॉइंट लगा दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर इतनी होगी 23,76,000, इन डिफरेंस पॉइंट आपको लगाना आता है, PBIT माइनस इंटरेस्ट वो लगा के टैक्स इफेक्ट लेते हुए उसको सोल्व कर दिया। उससे क्या आएगा, अर्निंग 23,76,000 आई, तो आंसर दोनों में क्या आ जाएगा, सेम, 1 रुपये 15 पैसे आ जाएगा। लिख लो ये जो PBIT है ना, इसके एंड में लिख लो, इफ EBIT इज 23,76,000 देन अर्निंग पर शेयर इन ऑप्शन 1 ऑल्टरनेटिव 1 and 3 will remain same, will it is कितने रुपए, 115 रुपये कितना आया था, 115.2, 115 रुपये ये बोलो ना,
अर्निंग 1 रुपया कुछ आ रहा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, मैं 115 रुपये लिख रहा हूँ, ठीक कर देंगे ना, नोट्स में करेक्शन कर देंगे और कुछ नहीं। 1 रुपये 152, ठीक है ठीक है ठीक है। और लेना चाहिए, हाँ हाँ, टैक्स इफेक्ट लेना चाहिए, टैक्स को लेके आपको करना है इसको। टैक्स तो है ही है, जब क्वेश्चन में टैक्स लग रहा है। समझ आया? चलो, डिफरेंट था ये वाला पॉइंट। 29 का फर्स्ट पार्ट सही था, बी पार्ट में इंडिफरेंस पॉइंट पूछ लिया था उसने, उस वजह से ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया था। एक और है 30, ये भी इसी का है, इसी तरह से है कि भाई इंडिफरेंस पॉइंट दोनों मोड ऑफ फाइनेंसिंग से, कि अगर अपन इक्विटी इशू करे तो क्या होगा, डिवेंचर इशू करे तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे आप अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो सोल्व करके दिखा रहा है, ठीक है। पढ़ना आप, ये हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अल्फा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है लास्ट वाला, आईसीआई की बुक में 6th क्वेश्चन है, आईसीआई में अल्फा वाला। पढ़ूं क्या ये? पढ़ो, चलो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेता हूँ, रफली सा देख लेते हैं इसको। 27 में अपन इंडिफरेंस पॉइंट वाली चीज़, कौन सा था ये, इससे पहले वाला 28 था क्या, वो देख लिया अपन ने। इंडिफरेंस पॉइंट निकाला जिसपे अर्निंग पर शेयर दोनों में सेम आ सके। एक ऐसा ईबीआईटी बताओ, कितना ईबीआईटी आए दोनों जगह सेम ईबीआईटी, कि अर्निंग पर शेयर सेम आ जाए, ठीक है। चलो, थोड़ा वर्डिंग ऐसे सीधी नहीं दी इसने, ये तो इससे ये लगता था ईबीआईटी कितना बढ़ाने की ज़रूरत है कि सेकंड ऑल्टरनेटिव बेस्ट है वो उसमें भी सेम आ जाए। तो वैसे ये थ्योरी सही भी है, क्योंकि एक ऑप्शन में अर्निंग बढ़े और दूसरे में उतनी रहे और फिर आप बराबर निकालो तो थोड़ा लॉजिकली सही नहीं। अर्निंग ही बढ़े दोनों ऑप्शन में तो सेम आए, वो ज़्यादा लॉजिकल सही किया हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ता हूँ, आईसीआई की बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है ये, वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखना क्या कहता है। कहता है अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्ड फंड अमाउंटेड ₹80 लाख। अल्फा को कितने पैसे की जरूरत है न्यू प्रोजेक्ट के लिए? 80 लाख। टू रेज द फंड कंपनी हैज फॉलोइंग 2 ऑल्टरनेटिव। अच्छा, 80 लाख की जरूरत है, आज कितने नहीं बता रहा, 80 लाख की जरूरत है। या तो 100 वाले पार पे शेयर इशू कर दो, कितने के? 60 लाख। 60 लाख के शेयर इशू कर दो और बोरो कर लो बाकी पैसा 20 लाख रुपए, कहां से? 12% ब्याज पे। ऑप्शन 1 ऑल्टरनेटिव 1, क्वेश्चन नंबर 30। क्या ऑल्टरनेटिव 1 में तो क्या कह रहा है आपको, और ऑल्टरनेटिव 2 देख लेंगे। इसमें कह रहा है आप क्या कर दो, 80 लाख की जरूरत है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दो एट द रेट 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर। तो कितने शेयर इश्यू कर, 100 का है क्या? 100 का एक, ₹100 ईच एट पार। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे वो देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, कर्ज ले लो 12% ब्याज पे। कितना कर्ज ले लोगे आप कर्ज ले लोगे 80 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप कर्ज कितने का ले लोगे? 20 लाख रुपए का, यही बात है। दूसरा ऑप्शन, इक्विटी शेयर इशू कर दो 100 वाले पार पे एंड 12% डिवेंचर इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा, इक्वल मतलब 40 लाख के ये ले लो, 40 लाख के कर्जे ले लो, टोटल कितने रुपए? 80 लाख का अरेंजमेंट इक्वल रेशो में कर लो, 40 ये कह रहा है, ठीक है। टैक्स की रेट कंपनी पे कितनी है? टैक्स की रेट 30% है। तो आप बताओ, आइडेंटिफाई करो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल 2 मोड ऑफ फाइनेंसिंग। 2 तरीके हैं पैसा अरेंज करने के, दोनों में क्या कोई इंडिफरेंस पॉइंट है? एंड स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। प्लान 1 प्लान बी में कितने कितने शेयर हैं? इसमें कितने शेयर हैं? 60,000 शेयर। दूसरे वाले में कितने शेयर हैं? 40,000 शेयर। कर्जे आपको पता ही है कितने कितने हैं। तो आप देखो इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, फॉर्मूले आपको पता ही है, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ शेयर। दूसरे में भी तो इंडिफरेंस पॉइंट कितने पे आ गया? इंडिफरेंस पॉइंट बड़ी बार निकाला आपने, इंडिफरेंस पॉइंट कितने पे आ गया? एट पीबीआईटी 16 हो गया। फॉर्मूला लगा लोगे ना,
इंडिफरेंस वाला 9.60 आएगा, दोनों में अर्निंग पर शेयर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सोल्व करके दिखा रहा है, कहता करके देख लो। 9.50 आ रहा है कि 9.60 आ रहा है, 9.60 लेते तो अर्निंग पर शेयर क्या आ जाता, सेम ही आ जाता। कहता आप एक बार ये जूम करके देखें कि थोड़ा इससे कम हो, 9.50 हो तो क्या होगा, अर्निंग पे क्या असर आएगा देखना। वैसे 9.60 पे सेम आएगा, दोनों में करके देख लो कितना आएगा, वैसे 8.4 आएगा इस पे अर्निंग पर शेयर इन बोथ ऑल्टरनेटिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों ऑल्टरनेटिव में 8.4। वैसे ये जूम कर रहा है, अगर थोड़ी कम ले ले अर्निंग बाई चांस 9.60 से थोड़ी कम होगी 9.50, तो क्या होने वाला है, अर्निंग कम ले ली, 9.50 से जूम कर रखा है इसने ब्रैकेट में, देख लो सिचुएशन ए, एज्यूम करके अलग अलग सिचुएशन कह रहा था क्वेश्चन में कौन सा बेटर है। तो एक अगर 9.50 ले लें थोड़ा कम, तो सोल्व करो पूरा क्वेश्चन, सोल्व करके देखा तो 8.28 और 8.23 कौन सा बेस्ट आ रहा है, फर्स्ट वाला जिसमें कर्जे क्या है, कर्जे क्या है ज़्यादा 60 लाख, दूसरे वाले से फायदा किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। दूसरे पेज पे आओ, कमेंट कर रहा है सिचुएशन ए में EBIT अगर थोड़ी सी कम रह गई इनडिफरेंस वाली से तो प्लान 1 ज़्यादा वाइबल है, अच्छा हायर अर्निंग दे रहा है, 8.28 दे रहा है बजाय 8.23 के। अर्निंग में फ़ायदा कब है, जब क्या है, द एडवांटेज ऑफ EPS वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द यूज ऑफ इक्विटी कैपिटल नॉट डेट कैपिटल। कह रहा है क्या, इसमें आंसर ज़्यादा आ रहा है, कर्जे इसमें इक्विटी ज़्यादा है, डेट वो तो मान के देखा, एक बार कम लेके देख लिया, 9.5 लाख लेके देखा, 9.60 वैसे ही। अब आप 9.50 कहाँ से आया, वैसे ही ले लिया, जूम करके देखा थोड़ा कम, 9.50 या 9.40 ले लो। उससे अर्निंग इस ऑप्शन में कर्जे वाले जिसमें कर्जे कम है उसमें अच्छी आई 8.28, इसमें क्या आया, इसमें थोड़ा कम 8.23। तो कौन सा बेस्ट है, जिसमें इक्विटी ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा आगे पढ़ो, अगले वाले में एज्यूम कर लिया 10,000 ज़्यादा आ जाए, 9.70 आ जाए 9.60 की बजाय, इसमें सोल्व किया अच्छा आंसर किस में ज़्यादा आया, कर्जे वाले में 8.58। यानी ये कंक्लूजन निकाल रहा है कि जो ये क्वेश्चन है इसको स्टडी करें, एनालाइज करें सिचुएशन। 9.60 पे तो दोनों में अर्निंग सेम आएगा, 9.60 से जितनी ज़्यादा कमाओगे कर्जे वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें कर्जे ज़्यादा है, लिक्विड फॉर्म ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेस्ट है। कम आने में कौन सी फर्म सेफ है, कौन से में अर्निंग ज़्यादा आएगी, जिसमें इक्विटी ज़्यादा है। इसने यही कंक्लूजन लिखा, इसमें 8.58 8.52 की जगह कौन सा बेस्ट ऑप्शन आ रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज जिसमें हाई है वो ज़्यादा बेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है, कभी 9.60 से थोड़ा कम लेके तो कभी थोड़ा ज़्यादा लेके स्टडी कर रहा है सिचुएशन, बस और कुछ नहीं। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है 9.5 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, वो एज्यूम कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर। मेन ना मोदी गिलानी मिलर वाला पंगा है, वो ध्यान रखना पड़ता है, MM अप्रोच, उसको अजम्पशंस को फॉलो करते हुए लगाना पड़ता है। दोनों में, एक में तो वैल्यू फर्म भी सेम उठा ली थी मजबूरी, क्योंकि कई दे नहीं रखी थी, मोदी गिलानी वाली थ्योरी लगा के सेम क्यों सेम उठा ली, क्यों भी सेम उठाई अपन ने एक आधी जगह, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मोदी गिलानी मिलर की अप्रोच लग रही है, इस वजह से वो सेम की बात करता है। ठीक है, जब टैक्स इफेक्ट की बात करता है तो मोदी गिलानी मिलर ही लगेगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू टैक्स, फिर आएगी लिवर्ड फॉर्म की वैल्यू, उसमें डेट अलग कर दो तो इक्विटी बाहर हो जाएंगे, इक्विटी की वैल्यू आ गई तो कई आ जाएगी, वो थ्योरीज यूज कर रहा है। तो एक बड़ा चैप्टर था, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म, कल ही देखेंगे अकाउंट का भी, अमल का मिशन वगैरह।